Hello everyone, my name is Chandan Sharma and I have cleared Engineering Services 2019 with the All India rank 3. Okay, so we are continuing this topic heat transfer, and in today's lecture we are going to cover generalized heat conduction equation. Okay, so generalized heat conduction equation. This topic is very important and there are varieties of questions that comes from this topic in GATE, in engineering services, pre and mains both. Okay, so if you means observe this topic, that due to the varieties of question, if you understand this topic, you will not have any problem in the conduction topic. Okay, so ये सब कुछ है इसमें. Okay, why we are calling it a generalized heat conduction equation. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने assumptions लिए हैं that it is 1D, it is steady and it is without heat generation, right? पर यहाँ पर हमने generalized बोल दिया, so in generalized means it is applicable for 3D heat transfer, steady or unsteady, with or without heat generation. Okay, so ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, स्टडी और अनस्टडी हो सकता है, विद टाइम इट कैन चेंज विद और विदाउट हीट जनरेशन इन द बॉडी. ओके, सो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आप फर्स्ट बना लीजिए. ओके, देन वी विल स्टार्ट. Okay, so let's take a section. This is a slab. Okay, this much amount of energy enter and this much amount of energy leaves. अगर यहाँ पर हीट जनरेशन नहीं होता और ये स्टडी होता, सो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर जाना चाहिए. बिकॉज अगर स्टडी है तो टेम्परेचर विल नॉट वेरी, बट इट कैन बी अनस्टडी और स्टडी ओनली. सो वी विल टेक इन टू दैट कंसिडरेशन. एंड हीट जनरेशन कैन ऑल्सो भी पॉसिबल. सो हम एक्सट्रीम कंडीशंस लेके चलेंगे कि अनस्टडी है और हीट जनरेशन भी हो रहा है. ओके, सो लेट्स क्यू एक्स अमाउंट ऑफ हीट एंटर्स फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन. ओके, if we take this is x, this is y and this is z. So first we will talk only about the heat getting transferred in x direction. So qx amount of heat gets entered and qx plus dx amount of heat get out of the element. Okay, so heat conducted into the element along the x direction, we can write it as minus ka dt by dx by Fourier law, right? Heat conducted out of the element, it is written as qx dx by dx, means this is the amount of energy, this is the amount of energy that enters and this is the differential part कि जो it may be increase, it may decrease, it depends upon the direction. Okay, so हम इसको पहले पॉजिटिव लेके चल रहे हैं. ओके, देन q डॉट, यहाँ पर हमने देखा ये q डॉट है. ओके, q डॉट इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ हीट जनरेशन थ्रू आउट द स्लैब. हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ हीट जनरेशन हो रहा है. ओके, सो वो कैसे लिखेंगे, हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट. टोटल जब हीट जनरेटेड लिखेंगे सो क्यू डॉट इंटू वॉल्यूम, सो ए इंटू डी एक्स, इसका एरिया ए है एंड ये जो पार्ट है डी एक्स है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू डी एक्स, और हम अभी सिर्फ डी एक्स पार्ट के लिए ले रहे हैं. ओके, सो व्हेन वी राइट द एनर्जी इक्वेशन, व्हेन वी राइट द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, सो वी कैन राइट इट एज क्यू एक्स, ये एंटर हो रहा है, प्लस क्यू जनरेशन जो कि इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है, एंड व्हाट लीव्स इज क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? यहाँ पर जब रेट बोली दिया है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर्स, राइट, ये इतना प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर इतना जा रहा है, बाकी जो बच गया वो बॉडी ने अपने पास रिटेन कर लिया है. तो वो रिटेन किस फॉर्म में होगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी जब हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इंटरनल एनर्जी ये आ सकता है एम सी पी डी टी लिखते हैं, एम सी पी टी लिखते हैं. जब इसका रेट ऑफ चेंज लिखेंगे सो ये हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी इंटू एम सी पी टी, राइट? सो ये इंटरनल एनर्जी हो गया, ये इसका रेट ऑफ चेंज हो गया. सो नाउ पुट द ऑल द वैल्यूज. क्यू एक्स की जगह पे आप क्यू एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एक्स प्लस क्यू डॉट जनरेशन इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस डी, क्यू एक्स बाई डी एक्स प्लस डी अपॉन डी टी एम सी पी टी, सॉरी, राइट? सो
यू कैन सी दैट यहाँ पर ये क्यू एक्स एंड क्यू एक्स पार्ट कट हो जाएगा. नाउ अगर हम मास है, m इज़ मास ऑफ एलिमेंट, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ रो ए डी एक्स. ओके, a इंटू डी एक्स इज वॉल्यूम एंड रो इज द डेंसिटी. सो नाउ राइट ऑन क्यू जनरेशन के यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पर देख लीजिए क्यू जनरेशन के यहाँ पर q डॉट ए डी एक्स. सो q डॉट ए डी एक्स ऑन द प्लेस ऑफ डी क्यू बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स माइनस के ए डी टी अपॉन dx. okay, into dx, sorry here also come dx प्लस m की जगह पे क्या लिखेंगे हम, m की जगह पे लिखेंगे d अपॉन डी टी, यहाँ पे लिखेंगे रो ए डी एक्स इंटू सी पी इंटू टी. राइट, अब एक चीज़ कॉमन है सब में, क्या, ये dx. सो dx कैन कैंसल. ओके, सो व्हाट विल बी द जो अल्टीमेट आएगा, वो आएगा आपका, जब हम इसको लिखेंगे, सो दिस विल बी q डॉट प्लस के डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रो सी पी डी टी बाई टी. हाउ आई कैन राइट दिस, प्लीज लिसन. यहाँ पर एरिया कट हो गया सब में, राइट, एंड इन दिस टर्म सेकेंड टर्म इफ k इज कॉन्स्टेंट, तो ये जो डिफरेंशियल है ये अंदर चला जाएगा, k बाहर आ जाएगा, सो इट विल गेट स्क्वायर. सिमिलरली इफ सी पी एंड रो इज कॉन्स्टेंट, सो रो सी पी विल रिमेन लाइक दिस, एंड जो ये डिफरेंशियल है ये टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो उसके साथ चला जाएगा. ओके, सो ये जो इक्वेशन है इसको हम ये एक हो गया सिर्फ x डायरेक्शन के फॉर्म में. व्हेन वी राइट इट फॉर द y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन कंबाइन, सो वी राइट इट एज डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर, एंड टेकिंग के कॉन्स्टेंट इन ऑल द डायरेक्शन प्लस क्यू डॉट इक्वल्स टू रो सी पी डी टी बाई डी टी. सो ये आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया. ओके, सो बहुत ईजी है याद करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं. ओके, कैसे लिखते हैं देख लीजिए. इसको लिखते हैं डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट के इक्वल्स टू रो सी पी अपॉन के डी टी बाई डी टी. अब यहाँ पर एक टर्म आता है रो सी पी बाई के, इसको हम के अपॉन रो सी पी, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी. सो यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन अल्फा डी टी बाई डी टी. सो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस क्योंकि काफ़ी जगह पे यूज़ होता है. ओके, सो दिस इज़ द डेरिवेशन. वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. ओके, बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल डिफ्यूजिविटी. that is alpha. Okay, so thermal diffusivity. So first of all इसकी definition है, it is a thermophysical property. So first term is thermophysical property of material as a ratio between thermal conductivity, as a ratio between thermal conductivity of the material to its thermal capacity. Rho Cp is known as thermal capacity. Okay, and K is thermal conductivity. So it is, so in this equation there is a term known as thermal diffusivity. Okay, so thermal diffusivity ka first remember the formula, that is K upon rho Cp. So the thermal diffusivity is a very important term. Let's discuss about it. It is a thermophysical property. Okay, it is a thermophysical property of a material as a ratio between thermal conductivity, K is thermal conductivity of the material, and its thermal capacity. Rho into Cp is thermal capacity, means how much it can contain, how much heat it can contain. तो इसकी यूनिट अगर मैं देखूँ तो K की यूनिट मुझे पता है वॉट पर मीटर केल्विन. ओके, रो की यूनिट क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब, एंड Cp की यूनिट होती है जूल kg केल्विन. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और कितनों की यूनिट होती है, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड दिस. फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में.
सो तब तक आप इसको एक बार सोचिए। सो एक चीज़ देखते हैं कि अल्फ़ा ऑफ गैसेस इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा ऑफ लिक्विड, मीन्स थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है कि इफ़ देर इज़ अ मटेरियल, you input a heat energy in this, okay, heat energy या heat पावर, एक एनर्जी आप इनपुट कर रहे हैं, ये कितना जल्दी डिफ्यूज़ हो जा रहा है इसके थ्रू, ओके, इस मटेरियल में कितना जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है, कितना जल्दी इट गेट ट्रांसफर्ड, सो उसको हम थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पर जो के है वो आपका दिखाता है कि इसकी एबिलिटी to transfer. So it is directly proportional to alpha, and rho Cp is ability to heat storage capacity. इसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में रो सीपी बताता है। सो एक चीज़ समझ रहे हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट स्टोरेज कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर 100 रुपये दूँ और यहाँ पर मुझे 100 रुपये जल्दी से मिल जाए, मीन्स थर्मल डिफ्यूजिविटी या किसी भी चीज़ की डिफ्यूजिविटी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर मैं 100 रुपये आपको दूँ और आप अपने पास 50 रुपये रख लें और बाहर 50 रुपये ही है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी कम है, तो ये ट्रांसफ़र को शो कर रहा है, ओके। सो इट गिव अ रिलेशन बिटवीन एबिलिटी टू ट्रांसफ़र द थर्मल एनर्जी एंड एबिलिटी टू स्टोर इट। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखा है कि अल्फा ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ लिक्विड, वाई? देखो, के ऑफ गैसेस is less than K of liquid, and rho Cp of liquid, sorry, gases is very less than rho Cp of liquid. So finally होता क्या है कि अल्फा ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये चीज़ आती है, तो ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि अगर जो हमारा जो इक्वेशन हमने लिखी थी, ओके, क्या था, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाई के इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डी टी बाई डी टी। सो इफ दिस पार्ट इज ज़ीरो, क्यू हीट जनरेशन इज ज़ीरो एंड इट इज़ स्टडी, मीन्स डी टी बाई डी टी इज ज़ीरो, मीन्स इट इज़ अ स्टडी। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, डेल स्क्वायर टी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ओके, इसको लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं। अगर सिर्फ क्यू डॉट ज़ीरो हो जाए, ओके, सो इसको हम बोलते हैं फुरियर लॉ, ठीक है, अगर सिर्फ क्यू डॉट ज़ीरो हो जाए, तो ये फुरियर लॉ जो हमने पढ़ा था। अगर डी टी बाई डी टी ज़ीरो हो जाए तो ये आता है पॉइजन्स इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस, ओके। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छोटा सा, उसके पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जनरली जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो आता है हीट जनरेशन in a slab, okay. So we will do a quick derivation and then we will go to the question. This is a slab front face, this is x in this direction, here x equals to L, here x equals to minus L, okay. और दोनों साइड जो टेम्परेचर है वो TW है, मीन्स बोथ फेस हैव सेम टेम्परेचर। अगर इसमें Q डॉट हीट जनरेट हो रहा है इन वॉट पर मीटर क्यूब विच इज़ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट, सो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टेम्परेचर को फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना, ये हमारा एजम्पशन है, एंड सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। और जो हमारा एजम्पशन है यहाँ पर, एजम्पशन है वो है स्टडी स्टेट heat transfer condition, therefore t is not a function of time, यहाँ पर इक्वल्स टू कट कर देते हैं, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो ये हमारा एजम्पशन है। सेकंड, हम इसको सिर्फ वन डायमेंशनल के लिए फाइंड करेंगे, वन डायमेंशनल हीट कंडीशन, ओके। सो t इज ओनली अ फंक्शन ऑफ x, ओके। एंड देन यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है
मीन्स क्यू डॉट इज कांस्टेंट एंड के इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये हमारे एजम्पशंस हो गए, 4 एजम्पशंस हो गए। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, देयरफॉर टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। देन 1D heat transfer means T is a function of x only. Uniform heat generation means Q dot equals to C and K equals to constant. Okay. So अगर मैं जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी थी हमने उसके फॉर्म में लिखूं, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डी टी बाई डी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या क्या चेंजमेंट आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पार्ट है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्टडी है, राइट। एंड जब हम इसको इस टाइप में लिखेंगे, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट के इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये वाले जो पार्ट हैं ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, बिकॉज टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा एजम्पशन था। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट एक्स। बस ये इक्वेशन आ गई। अब हमें को इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो यहाँ पर जब फर्स्ट इंटीग्रेशन आएगा तो क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट है, ओके। तो क्यू डॉट के अब प्लस एक्स प्लस C1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड जब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा Q इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस x2। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हमें पता है, हमने जो ऊपर का स्पेशल केस लिया है, ओके। अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ गिवन ही नहीं होती, ये डायग्राम ऐसा नहीं होता, बस ये एजम्पशंस इतना लिखा होता, तो एजम्पशन से हम इस तक पहुंच जाते हैं, इस वाले कंडीशन तक, ओके। नाउ इंटीग्रेशन में C1 एंड C2 की जो वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, दैट विल कम फ्रॉम द केस। तो हमारा स्पेशल केस जो हमने ऊपर लिया है, हम सिर्फ उसके लिए पहले सॉल्व करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट केस के लिए करेंगे। तो स्पेशल केस क्या है? एट x इक्वल्स टू प्लस एल एंड x इक्वल्स टू माइनस एल, टेम्परेचर इज TW। तो ये हो गया हमारा केस। तो अब चलो वैल्यू पुट करके देख लो, सिंपल आ जाएगा। सो जब हम इसमें पुट करेंगे तो TW इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट के एक्स, चाहे प्लस एल और माइनस एल का स्क्वायर कर, बात सेम है, तो एल स्क्वायर बाय 2 प्लस C1L प्लस सॉरी C2, यहाँ पर C2 आएगा, दिस इज C2, राइट। जब मैं ये इक्वेशन, जब मैं इस वाली कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ, जब सेकंड कंडीशन के लिए लिखूँगा तो आएगा माइनस क्यू डॉट के, माइनस एल का स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही रहेगा, माइनस C1L प्लस C2, राइट। अब जब ये दोनों इक्वेशन देखते हैं तो इन दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, बट RHS में जो ये वाला टर्म है ये दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ से पता चलता है C1 इक्वल्स टू 0, ओके। इसको हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। इफ़ यू सी दिस स्लैब, और ये यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है और दोनों साइड टेम्परेचर सेम है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर बीच में ही होगा, ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर बीच में ही होगा। तो वहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है ना हमारा। सो x इक्वल्स टू 0 पे तो हमारा क्या था? डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट के एक्स प्लस C1 एट x इक्वल्स टू 0। ये पार्ट भी 0 हो गया, तो वहाँ से C1 भी हमारा 0 आ गया, राइट। सो वहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई। नाउ सेकंड, लेट टी मैक्स इक्वल्स टू टी नॉट, और ये एट x इक्वल्स टू 0 है, हमने प्रूफ कर दिया ऊपर मिड प्लेन पे। सो ये भी हम पुट करके देखते हैं, टी नॉट इक्वल्स टू माइनस, जब यहाँ पर पुट करेंगे माइनस क्यू डॉट एक्स इंटू 0 प्लस C2। सो यहाँ से आता है कि C2 की वैल्यू टी नॉट है। सो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी T इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टी नॉट, ओके। और वी कैन राइट इट एज टी नॉट माइनस टी इक्वल्स टू क्यू बाई के एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। सो ये रिक्वायरमेंट था, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, राइट। सो अगर हम इसको लिखना चाहें किसी फॉर्म में तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
टी नॉट माइनस टी टी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू बाई के एल स्क्वायर बाई टू, बिकॉज एट एक्स इक्वल्स टू प्लस एल और माइनस एल, टी की वैल्यू टी डब्ल्यू है. सो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एल. सो जो ये है ये नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट है, यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है, राइट. एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यहाँ पर कोई फॉर्मेट डायमेंशन नहीं है. जैसे टी नॉट बाई माइनस टी यहाँ पर केल्विन है, टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू भी केल्विन है, एक्स की यूनिट में सेंटीमीटर या मीटर में होगा जो भी है. तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ. अब कभी कभी होता है कि यहाँ पर जो ऐसा बोल दिया जाए कि ये टी डब्ल्यू है एंड ये टी डब्ल्यू है, यहाँ पर टी इन्फिनिटी है, मान लीजिए कन्वेक्शन भी हो रहा है. सो हाउ वी विल राइट, ओके. सो इस सरफेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि जो हीट जनरेट हो रहा है बाहर जा रहा है. क्यों बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि ये स्टडी है. तो हीट जनरेशन जो भी हो रहा है, अगर हीट जनरेशन मान लीजिए ये मटेरियल खुद अपने पास रखे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, बट वैसा नहीं हो रहा है, राइट. यहाँ पर हीट जनरेशन बाहर जा रहा है. सो हीट जनरेटेड, we can write it as heat generated in the slab is equals to heat convected, right. जो दोनों सरफेस से हीट कन्वेक्टेड हो रहा है. सो हीट जनरेटेड कितना है, Q डॉट इंटू टू एल इंटू ए. क्यू डॉट वॉट पर मीटर क्यूब है, एरिया इंटू टू एल. टू एल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी एल है एंड यहाँ पर भी एल है, राइट. दोनों डायरेक्शन में एल है. सो टू एल इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा टू इंटू एच इंटू ए इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी. देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये h है, मान लीजिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो h इंटू एरिया, ए हमने पहले ले लिया था, एंड टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी. बट इस साइड भी हो रहा है, राइट, इस साइड भी हो रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब मैं इसको लिखूँगा तो हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, टी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू डॉट एल अपॉन एच प्लस टी इन्फिनिटी, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो, राइट. अब इस सेम चीज़ को इस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, टी नॉट इक्वल्स टू क्यू डॉट एल स्क्वायर अपॉन टू के प्लस क्यू डॉट एल अपॉन एच प्लस टी इन्फिनिटी. अब ये चीज़ आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, ओके, इट विल बी वेरी लेंदी. अगर ये सारी इक्वेशन, दिस इक्वेशन then this equation, then this equation, then this equation, you cannot remember all the equation. So the best part is आपको सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है. विच इक्वेशन, दिस वन, ओके. इसको इंटीग्रेट करना, यू कैन इंटीग्रेट इट 2 times वेरी इजली. व्हेन C1 and C2 means this is only a one case that at x equals to 0 the temperature is maximum, but there are very very different cases जहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर आप सेम नहीं रखेंगे. सो पुट द एक्सटर्नल लिमिट्स एंड फाइंड C1 एंड C2, और C1 C2 फाइंड कर लेंगे. एंड इन द सिमिलर वे ट्राई टू मेड अ रिलेशन बिटवीन दिस टी नॉट एंड टी एंड एक्स. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ईजिली हो जाएंगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनका एक ही सिंपल तरीका याद करने का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जैसे आप ये चीज़ अभी आपने मेरे साथ सुनी होगी, so please try to write it by your own और try to solve this derivation, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें, ओके. so there is one case, other extreme situation कि one side of slab is perfectly insulated. A question has been asked on this, okay. So if there is a slab, okay, and this side is insulated, so यहाँ पर जो इस साइड जो Q कंडक्शन हो रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा. सो Q कन्वेक्शन इज ऑल्सो ज़ीरो. सो जो भी Q कंडक्शन हो रहा है इस पार्ट में हो रहा है, ओके, Q कंडक्शन, और यहीं से वो Q कन्वेक्शन भी हो रहा है, ओके. सो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो इस साइड ग्राफ बनता है वो इस साइड से, इस टाइप से बनता है. दिस इज टी मैक्स and this is TW, okay, and this is parabolic, similar. So you can find the equation for this also, okay. यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि Q conduction equals to minus KA dt by dx,
इक्वल्स टू जीरो, अगर हम यहाँ से x का स्टार्ट करें x इक्वल्स टू जीरो, सो एट x इक्वल्स टू जीरो दिस इज जीरो अगर मैं बोलूँ तो। सो एट स्टडी स्टेट हीट कंडक्टेड at the insulated surface is zero. Of course, if it is perfectly insulated, so there should not be any conduction or heat transfer. As if it is not zero, heat gets accumulated at surface temperature and goes on increasing with respect to time and it will become unsteady. So सबसे पहले ही हमने बोल दिया था, हमने फर्स्ट एजम्पशन ले लिया था कि स्टडी है. इफ यहाँ पर हीट कंडक्शन जीरो नहीं ले रहे हैं, सो क्या होगा, अगर Q जनरेट हो रहा है और इस साइड भी आ रहा है, सो वहाँ पर एक्यूमुलेशन होता जाएगा एंड द टेम्परेचर विल राइज. ड्यू टू द टेम्परेचर राइज, इट इज अ टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो. ओके, टेम्परेचर विल बिकम द फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट विल बिकम अनस्टेडी. सो अनस्टेडी तो है ही नहीं, सो वॉट एवर हीट इज जनरेटेड इट विल गेट conducted in this direction and then convected through this surface. Okay, so now we will end this lecture with an numerical. So there is a numerical, मैं आपको गिवन्स बताता हूँ. there is a slab, okay, just wait, there is a slab, okay, here temperature T left equals to 160 degree Celsius and T right equals to 120 degree Celsius. Okay, this is 20 mm. Okay, L equals to 20 mm and the heat generation is 80 megawatt per meter cube and K is 200 watt per meter Kelvin. Now you have to find the X for T max from left surface. So x is the distance, right? आपको temperature of both surfaces is given, heat generated, okay, inside the material is given, conductivity of the material is also given. You have to find the distance. There may be, let's say there is a different distance x from this surface एंड यहाँ पर कुछ तो ग्राफ ऐसा होगा. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस विल बी टी मैक्स एंड टी मैक्स आप फाइंड कर ही सकते हैं. सो ये एक्स भी फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द सरफेस एंड ऑल्सो टी मैक्स बोथ. सो इसको कैसे करेंगे बहुत जल्दी. जैसे मेरे को इक्वेशन मैंने आपको कौन सा बोला था, विच इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस इक्वेशन. सो टी इक्वल्स नॉट दिस इक्वेशन, this equation d square t by dx square, this is a steady state question. Okay, so steady state is also given. So d square t by dx square equals to minus q k. Now integrate it, dt by dx equals to minus q by k x plus c1 t equals to minus q by k x square plus c1x plus c2. Okay, so now at इसमें अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले दो कंडीशन ही हमारे पास है. एट x इक्वल्स टू जीरो, सॉरी आई विल राइट इट हियर, एट x इक्वल्स टू जीरो टी एल इज 160 डिग्री सेल्सियस और यू हैव टू पुट इट इन केल्विन, राइट. सो इफ यू कैन पुट इट इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि देन इक्वेशन विल चेंज, देन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 विल कम अकॉर्डिंग टू दैट, और यू कैन पुट द टेम्परेचर इन केल्विन ऑल्सो, इट डजेंट मैटर. At x equals to 20 mm or point, we will put the x in meter only. So T R right will be, what's the temperature, 120 degree Celsius. Okay, so हम पुट करते हैं इसको, हम लिखते हैं 0.02 मीटर. So the first equation will become 160 equals to minus, you know the q dot, right, 80 into 10 to the power 6 upon k is 200.02 square, right, and plus sorry here x की वैल्यू 0 रहेगी, right. So this one is 0 plus C1 0 plus C2. So C2 will become 160 degree Celsius. Now we have to find C1. So second condition, 120 equals to minus 80 into 10 to the power 6 upon 200 into x की वैल्यू 0.02 x square by 2, right. यहाँ पर आएगा, सॉरी, x square by 2, right. So x square by 2
plus C1 into 0.02 plus 160. When you solve this, you will get C1 2000. Okay, so now you get the equation. So अब हमको फाइंड करना है x की वैल्यू, राइट. सो हमें पता है इस वाली इक्वेशन से, वेर एवर द टेम्परेचर इज मैक्सिमम डी टी बाई डी एक्स इज जीरो, राइट. सो वी नो दैट डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई के एक्स प्लस सी वन, राइट. सो हमें फाइंड करना है कि जीरो कहाँ पर होगा. सो हेयर इट इज माइनस 80 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन के. द वैल्यू ऑफ के इज 200 इंटू एक्स प्लस 2000 इक्वल्स टू जीरो. सो यू विल गेट एक्स की वैल्यू, x की value you will get as 5 mm. Okay, so this is the answer. Now you have to find the t max also. So we know the equation of t. So just put the values 80 into 10 to the power 6 upon 200 into 0.005. Now we'll put the value of x is 5 mm by 2 plus 2000 into 0.005 plus 160. You will get 165 degrees Celsius. So now this will become something like this. This is 20 mm, right? So this is the middle, this is somewhere here. So this is 160 degrees Celsius, this is 165 degrees Celsius, and this is 120 degrees Celsius. Okay, so this is a equation of a parabola only, but it is unsymmetrical parabola, right? So ये एक basic question है that you have to write. So let's end this class with this question. Take care and have a good day.